अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डायरेक्टर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं हम। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम बोलते हैं DIN। ठीक है, संचालक पहचान क्रमांक। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि संचालक पहचान क्रमांक एक ऐसा यूनिक नंबर होता है, एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर या पहचान क्रमांक होता है जो कि इंडिविजुअल को एज ए डायरेक्टर मिलता है। और वो कहीं पर भी किसी भी अगर कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तो उसे वो अपना DIN नंबर वहाँ पर सबमिट करना होता है। सेकेंड थिंग, किसी भी डायरेक्टर के पास दो DIN नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आपका आधार नंबर है तो वो सिर्फ केवल आप ही का है, वो किसी और का नहीं हो सकता है, और ना ही एक इंडिविजुअल दो आधार नंबर रख सकता है। तो इसके अंदर ये एक DIN नंबर है, हर एक डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू करा जाता है। अब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो तो ये जो DIN नंबर है वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर एक डायरेक्टर को इशू किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि DIN नंबर के जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं DIN प्री रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संचालक पहचान क्रमांक जो है वो नियुक्ति के पूर्वावश्यकता है। आपको अगर किसी भी इंडिविजुअल को एज ए डायरेक्टर किसी कंपनी में पद ग्रहण करना है तो उसके लिए उसके पास DIN नंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN। अब ये DIN नंबर कैसे मिलता है। DIN नंबर के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और एक DIR फॉर्म नंबर 3 है जो कि फिल करना पड़ता है एक निश्चित शुल्क के साथ। फॉर्म के साथ फीस आपको देनी पड़ती है, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इस DIN नंबर इशू करती है। अलॉटमेंट विद इन 1 मंथ, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने के अंदर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 DIN नंबर, कोई भी व्यक्ति, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एक से ज़्यादा DIN नंबर नहीं रख सकता है। डायरेक्टर टू इंटीमेट DIN नंबर, जितने भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं उनको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आपको रिसीव करना है DIN नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आपको 1 मंथ के अंदर ये DIN नंबर कंपनी के अंदर सबमिट करना है। नेक्स्ट है कंपनी टू इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार। अब ये रजिस्टर लिखा है बच्चों, इस पर रजिस्ट्रार कर देना, इसको रजिस्ट्रार हो जाएगा। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये जो DIN नंबर है वो जैसे ही डायरेक्टर देता है उसके डायरेक्टर के देते ही ये रजिस्ट्रार को DIN नंबर विद इन 15 डेज, जैसे उसको रिसीव हुआ है DIN नंबर उसके 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को ये DIN नंबर देना पड़ता है कंपनी को। नेक्स्ट, पनिशमेंट टू फेल टू फर्निश DIN नंबर। पनिशमेंट है 25,000 से लेके 1 लाख तक का, अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हो। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट DIN नंबर। जितने एवरी पर्सन और कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड है DIN नंबर के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स जो हैं वो उसके अंदर DIN रिलेटेड पर्टिकुलर है डायरेक्टर के, वो उसके अंदर होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके लिए वो जो ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN, उसके लिए वो डायरेक्टर का दायित्व बनता है कि संचालक पहचान क्रमांक के उल्लेख का दायित्व जो भी व्यक्ति है, कंपनी है, उसका रहता है कि जो भी सूचना उसमें लिखी है वो उसके लिए जिम्मेदार है। उल्लंघन पर दंड है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन 50,000 तक का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, और 6 मंथ की आपके ऊपर इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और 500 रुपीज़ पर डे का भी आपके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन लगाया जा सकता है जब तक आप गलती करते हो। नेक्स्ट आता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। संचालकों की अयोग्यता। संचालक कब अयोग्य हो जाते हैं? अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अस्वस्थ मस्तिष्क का, या अमुक्त दिवालिया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है अगर वो, या दिवालिया घोषित होने का उसने आवेदन किया है, या उसने कोई ऐसा अपराध किया है, नैतिक अपराध किया है, या कोई दूसरा अपराध किया और 6 महीने की कारावास हुई है और उसने 5 साल का समय अभी पूरा नहीं हुआ है उसका, या फिर उसने
उसे अधिकरण ने अयोग्य कर दिया है, उस या फिर उसने जो कॉल मनी थी, याचना राशि, वो पे नहीं करी है, और संबंधित पक्षकार सौदा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उसमें लेन देन किया और उसको अभी 5 वर्ष की अवधि उसके दंड जो मिला उसकी पूरी नहीं हुई है, यदि उस व्यक्ति ने संचालक पहचान प्रमाण कर हेतु आवेदन नहीं किया है तो भी वह डायरेक्टर नहीं बन सकता है। निरंतर 3 वर्षों की अवधि में उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे या फाइनेंशियल रिटर्न फाइल नहीं किया है और ब्याज पे भुगतान नहीं दिया है, अगर ये सारी पॉइंट्स हैं तो जो डायरेक्टर है ही इज़ डिस्क्वालीफाइड। फिर आता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर जो है वो होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संचालक द्वारा पद त्यागना। पद त्यागने के लिए सबसे पहले संचालक को लिखित में देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को त्यागपत्र की सूचना देनी पड़ती है एवं संचालक प्रतिवेदन में उल्लेख करना, जो भी बोर्ड है, जो बोर्ड टू इंटी बोर्ड अब रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा और जो रिकॉर्डर है, जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है उसके अंदर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर डायरेक्टर टू फॉरवर्ड अ कॉपी टू द रजिस्ट्रार, जो डायरेक्टर है उसे एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी 30 डेज़ के अंदर। उसके साथ साथ इफ़ेक्ट क्या होगा कि उसका जैसे ही उसने रिज़ाइन किया है तो जिस दिन से उसने रेजिग्नेशन दिया है, नोटिस उसने रिसीव किया है, कंपनी ने जिस दिन रिसीव करा है उस दिन से हम उसका रेजिग्नेशन मानते हैं। लायबिलिटी फॉर ऑफेंस, अगर उसने कोई भी गलती करी है तो उसके लिए वो अपराधों के लिए उसका दायित्व रहेगा। और रिक्त पद को भरना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल अप द वैकेंसी। ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिसेस, सभी रिजाइन कर दें इन केस द प्रमोटर इन हिज एब्सेंस। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर सकती है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो रिमूवल बाय कंपनी या मेंबर के द्वारा किया जाता है या रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल होता है। तो पहला जो है रिमूवल बाय कंपनी, सदस्यों या कंपनी के द्वारा हटाना या अधिकरण के द्वारा हटाना। अब हम देख रहे हैं, पहले हम रिमूवल बाय कंपनी पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी अगर या उसके सदस्य किसी डायरेक्टर को हटाते हैं तो उनको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जिसे हम साधारण संकल्प कहते हैं, वो पास करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक स्पेशल नोटिस, विशेष सूचना जो है वो हमें जारी करनी पड़ती है कि इस व्यक्ति को हटाया जा रहा है। सूचना संचालक को भी भेजी जाएगी, सेंडिंग अ कॉपी ऑफ नोटिस टू द डायरेक्टर जिसको हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू बी हर्ड एंड टू मेक रिप्रेजेंटेशन। सूचना जो है संचालक को सुनवाई का अवसर देना ज़रूरी है कि अगर जो जिस भी कारण की वजह से उसे हटाया जा रहा है तो उसको एक मौका दिया जाए कि वो अपना पक्ष रखें। कंपनी टू नोटिफाई द मेंबर, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो हटाए गए संचालकों, इसके अंदर कि कंपनी टू नोटिफाई द मेंबर इफ द कंसर्न डायरेक्टर makes a request to the company for the notification of representation to the members. The company shall, if time permits to do so, takes the following step. It shall state the fact of the representation made by the director and it shall send a copy of representation to the every director of the company. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ट्रिब्यूनल के पास पावर है, जो ट्रिब्यूनल जो है वो अगर चाहे जो कंपनी या जो भी पर्सन है who claim to be aggrieved by the right of the director to represent against the resolution of his removal, अगर वो चाहे तो वो अब ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, may argue with the tribunal that a copy of representation need to be sent, जो भी उसके बारे में कहा गया है उसको कॉपी भेजी जाए। और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है कि उसके राइट्स को अगर अब्यूज़ किया गया है तो वो उसके लिए ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगी उसके पास पावर है, वो अगर उसके फेवर में देना चाहे तो उसके फेवर में दे सकती है। नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिमूव डायरेक्टर, कभी भी रिमूव डायरेक्टर को वापस नहीं रखा जाएगा। और जो कंपनसेशन है, अगर रिमूव डायरेक्टर इज एंटाइटल फॉर कंपनसेशन और डैमेज अगर उसको देना है जिसके लिए उसको टर्मिनेट किया गया है तो वो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट थी डायरेक्टर्स की उसके अकॉर्डिंग होता है। अब ये तो हो गया कंपनी या मेंबर के द्वारा। अब ट्रिब्यूनल के द्वारा भी किया जा सकता है, अधिकरण के द्वारा। कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण को कंपनी में से हो रहे अन्याय या कुप्रबंध को रोकने हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है, ऐसी दशा में यदि अधिकरण को यह लगे कि कुछ उपचार या राहत प्रदान की जानी चाहिए तो अधिकरण कंपनी तथा उसके संचालकों अथवा अन्य प्रबंध के पदाधिकारियों के बीच हुए अनुबंध को निरस्त कर सकता है।
फलतः इसका रिजल्ट ये आता है कि उन संचालकों को प्रबंधकीय पदाधिकारी को उनके पदों से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एप्लीकेशन कोई मेंबर करता है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ऑब्सेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो उस डायरेक्टर के ऊपर या जो भी मैनेजर पर्सनल है उसको रिमूव कर सकती है फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, अब आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं कौन होते हैं? स्वतंत्र संचालक होते हैं। अब स्वतंत्र संचालक की अगर हम बात करें, कौन है स्वतंत्र संचालक? स्वतंत्र संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में कुछ ऐसे संचालक से होता है जो कि कंपनी का जिनसे कोई मतलब रिश्तेदार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त उनका सिर्फ रिलेशन कंपनी से रेम्यूनरेशन लेने का है, उसके अलावा कभी किसी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी से उसका कहीं कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, मॉनेटरी रिलेशन या कोई मॉनेटरी हित नहीं रहा हो, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कभी भी कंपनी से पहले किसी तरीके का रिलेशन नहीं रहा हो, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो पहले कभी भी कौन क्वालिफाई होगा? जो कभी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं रहा है, जो कि हूँ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, उसको हमें लगता है, बोर्ड को ओपिनियन में लगता है कि इज़ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, वो पर्सन ऑफ वो ऐसा व्यक्ति है जो कि पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पजेस रिलेटिव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, ऐसा व्यक्ति है जो कि विशेषज्ञता एवं उसके पास क्या है? अनुभव है। उसके साथ साथ वो कंपनी का प्रमोटर भी नहीं रहा है, उसके साथ साथ वो प्रमोटर्स या डायरेक्टर से भी उसका कोई रिलेशन नहीं रहा है, और ना ही उसके साथ कोई कंपनी का जो पिक्यूलियरी रिलेशनशिप है वो भी नहीं रहा है, और उसके साथ साथ कभी उसने कोई की मैनेजरियल पर्सनल का पद कंपनी में नहीं धारण किया है, और ना ही उसका कोई रिलेटिव एम्प्लॉय है, ना ही प्रोप्राइटर है, ना ही पार्टनर है उस कंपनी के अंदर, और ही इज़ नाइदर नॉर एनी ऑफ द रिलेटिव्स होल्ड, उसकी कोई भी रिलेटिव्स कंपनी के अंदर 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं रखते हैं, और ना ही वह उसके जो रिलेटिव्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर रहे हैं, और जिसके पास व्यक्ति के पास जो सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 की जो क्वालिफिकेशंस है वो हैं, तो वही व्यक्ति क्या कर सकता है? वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अब आता है लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। पहला हम देखते हैं जितने भी कंपलसरी अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसमें हम कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनका कंपलसरी रिक्रूटमेंट होना ज़रूरी है या अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को सेलेक्ट कर रखा है, वो सारी कंपनीज हैं उनके लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है, एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी, या इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो अगर उनके लिए ज़रूरी था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना, तो उनको रखना ज़रूरी है। फिर आता है ड्यूटीज़, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ड्यूटीज़, राइट्स एंड लाइबिलिटी में होता है इनको जो शेड्यूल 4 के जो प्रोविजन है उनको फॉलो करना है। रेम्यूनरेशन इनको दिया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, और इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस होता है, मतलब ये कितना इनका कार्यकाल क्या रहेगा, एंड रीअपॉइंटमेंट का कार्यकाल क्या होगा। इनका जो है निरंतर 5 साल की अवधि के लिए इनको या उससे कम के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, वो एक टर्म माना जाएगा उनका, 5 ईयर्स या उससे कम है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 2 कंटिन्यूस कंजिक्यूटिव ईयर्स के बाद आप उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। अगर करना है तो उसके लिए 2 टर्म के बाद, मतलब 5 साल के बाद 3 साल का गैप चाहिएगा, फिर आप उसको आगे, या अगर उसकी 4 साल की टर्म रही है तो उसको 3 साल का गैप चाहिए, फिर आगे के लिए आप उसको फिर से रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। लाइबिलिटी उसकी रहती है जो भी उसने कंसेंट करी है या जो भी उसकी नॉलेज एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके लिए उसकी लाइबिलिटी पूरी रहती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिटायर नहीं होते रोटेशन से, और अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो इसको फिल कर सकती
है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे ऐसे लोग, तो उसके लिए सिलेक्शन आउट ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, जो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उसमें से सेलेक्ट किया जाता है। एक डेटा बैंक बना के रखा जाता है कि ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्यू डिलिजेंस, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, बहुत ही ध्यान से इनका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट टू बी अप्रूव बाय इन जनरल मीटिंग, इनका जब अपॉइंटमेंट हो रहा है उसको जनरल मीटिंग में अप्रूव करा जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है या मैनर्स जो है या प्रोसीजर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 149 के तहत इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको प्रिस्क्राइब करती है। लास्ट हम पढ़ते हैं इसमें डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। डेटा बैंक हम कैसे किसे कहते हैं, डेटा बैंक मतलब हमने एक ऐसा बैंक इकट्ठा कर रखा है, एक ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है, स्वतंत्र संचालकों का समांग बैंक, जिसमें से अगर हमें आने वाले सालों में कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें से हम नाम या व्यक्ति को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि क्वालिफाई हो रहा हो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये नोटिफाइड बॉडीज़ हैं जो कि इसका डेटा बैंक मेंटेन करके रखती हैं। एंड क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा एंड कंटेंट्स ऑफ डेटा बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडर सेक्शन 150 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। अब आपका इस अभी जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें से आपका क्वेश्चन बनता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड राइट अ नोट ऑन DIN नंबर। हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी हाँ उसमें भी हम डायरेक्टर्स पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्टर्स की पावर, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, और इस पॉइंट के ख़त्म होते ही हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैनेजरियल पर्सोनल या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन उसको स्टार्ट करेंगे। और विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर 3.5 यूनिट। अगर अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।